अब करीब 2 बज चुके थे। रात और भी ज़्यादा डरावनी हो रही थी। अब बारी थी इस इंसान की जो बहुत ही देर से सोमू का पीछा कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था उसके जाल में फंसने का। अब अगला कदम क्या करना है ये सोचकर वो अपना आगे का काम करने के लिए चल पड़ता है। फिर वो दरवाजे से बाहर निकलकर उसी बाउंड्री के अंदर एक तरफ जाने लगता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो खंडहर के पीछे के तरफ जाने लगता है। और वो टूटा फूटा एक कमरे के बाहर खड़ा होता है, एक बंद दरवाजे के सामने। फिर वो बाहर से बंद दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो एक कोने में एक बैनर बोर्ड दीवार से सटे दिखता है। उस बैनर को आराम से वो साइड करता है तो वहाँ एक खुफिया सीढ़ी नुमा रास्ता नीचे की ओर दिखाई देता है। दरवाजे के अंदर जाते जाते वो फिर से उस बैनर को वैसे ही रख देता है जैसे पहले से रखा था। फिर वो उसी सीढ़ियों से नीचे की ओर चलने लगता है। उस रास्ते को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्कुल ही तहखाने में जाने का रास्ता हो, और वो रास्ता काफ़ी भयानक और डरावना सा लग रहा था। वो घुमावदार सीढ़ियों से चलता हुआ धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। इस प्रकार से कुछ समय के बाद वो नीचे एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट में उतरता है। फिर कुछ समय के बाद वो अंधकार में एक कॉरिडोर जैसा रास्ते पे चलता जाता है। वो कॉरिडोर जितना भी अंधकार में दिख रहा था वो टूटा फूटा हॉस्पिटल जैसा था, मानो कई दशकों से वहाँ कोई इंसान आया न हो। इस वजह से ये अब एक खंडहर हॉस्पिटल हो गया था। फिर वैसे ही कुछ दूर चलने के बाद एक कमरे के सामने वो रुकता है जहां एक ऑपरेशन थिएटर का टूटा फूटा एक बोर्ड दिखाई देता है।
फिर वो थोड़ा इधर उधर एक नज़र डालकर दरवाज़ा को थोड़ा डरते हुए खोलता है और एक पत्थर उठाकर अंदर के तरफ फेंकता है और फिर बाहर ही थोड़ा छुपकर वो इंतज़ार करता है कोई हलचल होने का, परंतु वहाँ कोई आवाज़ या आहट नहीं होता है। अब थोड़ी देर बाद वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगता है। फिर एक कोने में खड़ा होकर तसल्ली करता है कि उसका शिकार अभी जिंदा है या उसका अंत हो चुका है। ये सोचता वो धीरे से एक जगह पे खड़ा होकर चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। तो वहां सोमू गिरा होता है। जिस पे सोमू गिरा था वो कुछ टूटा फूटा एक लोहे का बेड होता है जिसका एक तरफ का दोनों पांव टूटा था। फिर वो धीरे धीरे उसके नज़दीक जाता है और फिर एक लकड़ी के टुकड़े से सोमू पे हल्का सा वार करता है तो सोमू में कोई हलचल नहीं होता है। वो फिर भी अपना हाथ को सोमू के चेहरे पे ले जाकर महसूस करता है कि उसका शिकार अभी जिंदा है। फिर भी वो अपना अगला काम शुरू करता है एक रूटीन की तरह, चाहे उसका शिकार मर गया हो या जिंदा हो। वो उसे स्ट्रेचर पे किसी तरह से खींचकर थोड़ा ठीक से रखता है और बेल्ट से सोमू का हाथ और पैर को बांध देता है ताकि अगर मर गया हो तो ठीक है, अगर नहीं मरा है, बेहोश है, तो बाद में वो भूख प्यास से ही कुछ दिनों में मर जाए और फिर उसका आहार बन सके। फिर वो इंसान एक दूसरा अंधकार कमरे में जाता है जहां बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वहां और ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और इतने अंधकार में भी मक्खियां भिनभिना रही थी। थोड़े समय बाद अंदर से कुछ खाने की आवाज़ आती है, जैसे मानो कोई भूखा दरिंदा मांस चबाकर खा रहा हो। कहीं ना कहीं वो आदमी जो सोमू के साथ रास्ता चलते चलते बताया था और उसकी बहन ने भी बताई थी कि बहुत लोगों के कुछ दिनों से गायब होने का सनसनी फैला था उस इलाके में। शायद इन सभी बातों की सच्चाई यही कहीं थी। अगर ये सच है तो कहीं ये इंसान ही आदमखोर तो नहीं।
अब सोमू पूरी तरह इसका शिकार बन चुका था। वो दरिंदा अपना पेट भरने के बाद उसी कमरे में आता है और फिर एक बार सोमू को सर से लेकर पैर तक एक नजर देखता है। तभी सोमू के हाथों में थोड़ी सी हरकत होती है, लेकिन इसे वो दरिंदा नहीं देख पाता है, वरना खुद से घात करके सोमू को अभी के अभी मार देता। ये सोमू के लिए एक अच्छी बात थी। पूरी तसल्ली करने के बाद फिर रूम से बाहर निकलकर अंधेरे में एक तरफ चलता हुआ गायब हो जाता है। शायद उसका आराम करने का वक्त हो गया हो। अब ये बात सिद्ध हो चुका था कि वो वही दरिंदा है जो लोगों का शिकार करके अपना आहार बना रहा है। क्या सोमू अब उसका अगला आहार बनने वाला था? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो कैसे, देखते हैं अगले एपिसोड में।